तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग 20 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में आते हैं। इस बात की 100% गारंटी है। जो मैं जितना बता रहा हूँ ना, इसमें से आपको 100% बोल रहा हूँ, आपको इसमें से आएंगे ही आएंगे। क्योंकि क्योंकि इसमें से 1 से लेके हम लोग 20 तक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं और ये दूसरा पार्ट आ रहा है वीडियो का। तो आज हम लोग 20 से लेके 21 तक पढ़ेंगे, सॉरी 40 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 20 से लेके यानी 21, सॉरी 20 तो कंप्लीट कर दिए हैं, यानी 21 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। और ये हम लोग पूरे किताब से, जी हाँ, हम लोग पूरे किताब जो ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है हम लोग का, तो इसका हम लोग पूरे किताब से बता रहे हैं कि यानी चैप्टर वाइज बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 वीडियो लाएंगे, सारा का सारा भूगोल से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में बोल रहा हूँ, ज़रूर देखिए। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे जाके, और जिसमें है प्ले लिस्ट, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, नहीं तो लिंक मिलेगा, उसमें जाके क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या सुएज़ नहर के महत्व का वर्णन करें, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या बोला, सुएज़ नहर के महत्व का वर्णन करें। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है कि उत्तर में देना क्या, सुएज़ नहर मिस्र, क्या बोला, एक सेकेंड, मिस्र में उत्तर पोर्ट शहीद एवं दक्षिण, एक सेकेंड, दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज़ के मध्य मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1800 कब हुआ था, 1869 ईस्वी में यूरोप को, यानी यूरोप में हुआ था। 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर, यानी यूरोप के हिंद महासागर कौन होगा, क्या होगा, यूरोप के हिंद महासागर में एक, क्या बोला जा रहा है, नवीन नवीन मतलब नया, नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करते, मतलब करके, यानी नया सॉरी नवीन नया, ठीक है, नया प्रवेश मार्ग मतलब रास्ता होता है, नया रास्ता प्रदान करने के लिए किया गया था, ठीक है, करने के लिए किया गया था। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी, 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है, जिससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, यानी कि जहाज जो होते हैं ना, ये सब जाने आने वाले, तो ये सब आवागमन मतलब आना जाना, ठीक है, करते हैं। इसको, ठीक है, इसको पार करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटा का समय लगता है। इसके बनने, मतलब कि इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात मतलब क्या होता है, रास्ता, आना जाना, ठीक है, यातायात अ, उत्तम मासा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, उत्तमास उत्तमासा अंति, ठीक है, अंतरीप होकर होता है, मतलब जगह का नाम है, ठीक है। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर तथा क्या बोला जा रहा है, पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था, यानी पूरा अफ्रीका से घूमकर जाता था, जिससे समय और खर्च अधिक लगता था। सुएज़ नहर मार्ग से समय और खर्च को काफ़ी कम कर दिया। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगर थोड़ा-सा भी कहीं पे अगर मिस्टेक होता है ना, तो प्लीज़ आप लोग अपने से एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि कहीं पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको खुद से देखिए। वैसे तो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, वैसे मैं थोड़ा-सा आपको सहारा कर रहा हूँ, बस साथ-साथ बोल रहा हूँ। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, 2 नंबर यानी 22 नंबर में, विश्व के वे कौन-कौन से प्रमुख प्रवेश है जहाँ वायु मार्ग तथा सघन तंत्र पाया जाता है। तो इसका भी आंसर सिंपल है, इसका उत्तर लिखना है क्या, वायु परिवहन सबसे तीव्र मतलब क्या होता है, जल्दी, किंतु सर्वाधिक महंगा यातायात का साधन है। इसका प्रयोग महंगी वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। यही कारण है कि विश्व के 2 सबसे विकसित प्रदेश, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बोला जा रहा है, वायु होगा, वायु मार्गों का बहुत सघन जाल है। जनसंख्या और क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या
और प्राकृतिक संसाधन की अधिकता यानी अधिकता के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में भी सघन तंत्र मिलता है। बस कंप्लीट हो गया दोनों 22 नंबर। चलिए 23 में बोल रहा है क्या, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर है कि लिखना क्या, उपग्रह के माध्यम से होने वाला संचार को उपग्रहण संचार कहते हैं। संसार में अंतरिक्ष युग का प्रारंभ रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के छोड़ जाने के साथ हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। अंतरिक्ष में उपग्रह क्या बोला जा रहा है, उपग्रह की स्थापना तत्काल संचार के कोने से संचार संपर्क बनाने की सफलता मिली। उपग्रह से माध्यम से हम होने वाला संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। ठीक है, और आगे लिखना क्या, भारत में भी अंतरिक्ष में संचार और संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी, एप्पल स्टैंड, ठीक है, इनसेट ए, बी और सी इत्यादि, ठीक है, उपग्रह स्थापित किए गए। इन्हीं के सहारों आज गांव टेलीफोन लग गया है और मोबाइल सेवा उपलब्ध है। इन उपग्रहों की लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन और रेडियो और इत्यादि, ठीक है, अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे सारी दुनिया का संचार प्राप्त करना है। विभिन्न ज्ञानवर्धक यानी कि टेलीफोन, इंटरनेट जो यूज करते हैं, मनोरंजन कार्यक्रम देखना तथा मौसम की भविष्यवाणी एवं वरदान बन गए हैं। उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण लाभ है टेलीफोन और मोबाइल। एक सेकेंड यार, क्या है, मोबाइल और दूरदर्शन और इंटरनेट, क्या है, टेलीफोन और मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा, इंटरनेट, ठीक है, ऐसे बन गया है। बस हो गया, ज़्यादा नहीं था कुछ भी। आगे लिखना क्या, अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन क्या है? तो इसका उत्तर में लिखना क्या, अंकीय विभाजन से तात्पर्य सूचना और संचार, क्या बोला, तात्पर्य और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ठीक है, आसमान वितरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे विश्व में क्या बोला जा रहा, आसमान है। देशों की विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्न पाई जाती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ देशों के पास प्रौद्योगिकी है और कुछ इससे वंचित है। यही अंकीय विभाजन देशों के बीच भी अंकीय विभाजन मौजूद हो, जैसे रूस और भारत के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच। बस अगला क्वेश्चन में लिखना क्या, पिंच, ठीक है, एक सेकंड, क्या है, हाँ, फ्रेंच और ट्रिवार्था ने मानव भूगोल की, क्या बोला जा रहा है, विषय वस्तु और किन 2 भागों में बांटा गया है? प्रत्येक भाग के 2 लक्षण बताए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। तो इसका लिखना क्या आंसर में, अमेरिका भूगोल, ठीक है, भूगोल वेताओं फ्रेंच और क्या बोला ट्रिवार्था ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे लिख देना आपको, 2 भागों में कौन कौन, चलिए देखते हैं। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक या मानव निर्मित कार्यकरण पर्यावरण। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के 2 लक्षण है, देखिए, उच्चावच, क्या बोला था, उच्चावच जलवायु उपग्रह प्रणाली,
उपवाही क्या बोला जा रहा है, अपवाह प्रणाली है। और 2 नंबर पे लिख देना क्या, मृदा मृदा खनिज जल वन एवं अन्य प्राणी जैसे प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण को 2 लक्षण है, मानव जनसंख्या बस्तियां और मानव क्या बोला जा रहा है, व्यवसाय। और 2 नंबर में लिख देना क्या, कृषि उद्योग परिवहन संचार इत्यादि। बस इतना ही तो है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, प्रवाह के विकर्षण और आकर्षण कारक क्या है, या प्रवाह के संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लोगों का अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाने और मानव प्रवाह कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने को ही प्रवाह कहते हैं। बस सिंपल है, कहते हैं। मानव प्रवाह के विविधि क्या बोलते हैं, विभिन्न होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिन्हें 2 संवर्गों में रखा जाता है। चलिए देखते हैं 2 कौन कौन है। विकर्षण या प्रतिकर्षण कारक, जो लोगों को निवास स्थान अथवा क्या बोले उद्दमन कुछवाने क्या बोला जा रहा है, छुड़वाने का कारण बनते हैं। और 2 नंबर में लिख देना क्या, आकर्षण या अपकर्षण कारक, यानी जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। और चलिए आगे लिखना कि प्रवाह से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रतिकर्ष कारक है, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी, कृषि भूमि और जनसंख्या, अधिक दबाव और क्या बोला मौलिक, ठीक है, मौलिक सुविधा। देखते हैं यार, इतना टाइपिंग गलती कर देता है तभी तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ लिखना चाहिए सुविधाओं की कमी है, जो लोगों को गांव छोड़ने पर बेबस करती है, ठीक है, गांव छोड़ने पर बेबस करती है। और चलिए 27 नंबर में देखते हैं। 27 नंबर में बोला जा रहा है क्या, चार पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखना क्या, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने पर तथा नीतियों का निर्माण करने वाला पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इसमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर सेक्टर से जुड़ी होती है में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलापों से वो सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, ठीक है। चलिए आंकड़ों की व्यवस्थाओं व्याख्या में और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाला व्यवसायिक तृतीय सेक्टर का एक और उप विभाग है, जो वरिष्ठ व्यावसायिक क्रियाकलापों कार्यों, सरकारी अधिकारियों, अनुशासन, ठीक है, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाता इत्यादि विशेष और उच्च वेतन वाली सुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है, ठीक है। चलिए कृषि घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र में
क्या किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या कृषि घनत्व कहते हैं। अर्थात कृषि में लगे जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। और इसमें लिखना क्या है, कृषि घनत्व बराबर क्या होता है, कृषि घनत्व संकलन, ठीक है, संलग्न जनसंख्या बट्टे कृषि क्षेत्र। ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव बनेगा उससे, ठीक है। और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम बताइए। 4 फसलों कौन कौन सी है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के 4 फसल निम्नलिखित है। एक में कपास, चाय, जूट और कॉफी, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, विस्तृत पैमानों पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं परिचित के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। तो डेयरी कृषि के अंतर्गत ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद, मक्खन, पनीर इत्यादि बनाए जाते हैं। इन्हीं या तो शीघ्र बाजार तक पहुंचने के लिए यातायात के तीव्र साधन या देर तक के लिए प्रशिक्षक की आवश्यकताएं होती है। विस्तृत पैमानों पर इस उद्योग का विकास तभी संभव है जब यातायात के लिए साधन और प्रशिक्षक उपलब्ध हो। अतः इनकी उपलब्धता के बाद ही डेयरी उद्योग का बड़े पैमानों पर विकास संभव हो सकेगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर में बोला जा रहा है क्या, एक सेकंड, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिखना क्या, स्थानांतरित कृषि आदिम ठीक है, आदिम जाति के आदम होना चाहिए, ठीक है, आदिवासी बोलते हैं, जाति के लोगों द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण और क्या बोला जा रहा है कटिबंधित भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की जाती है। वनों को काटना, जलाना और खेत को कुछ समय पश्चात बदलना, इसकी विशेषताएं, इससे वन क्षेत्रों कम हो जाता है और पुराने ढंग से खेती करने के कारण उपज भी कम हो जाती है। और क्या बोला जा रहा है, साम्यता के विकास के साथ साथ अब इसके स्थान पर अस्थायी कृषि की जाने लगी है, जिससे अंतर्गत खाद्यान्न तथा अन्य फसलों पैदा की जाती है। इस प्रकार के स्थानांतरणशील कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। चलिए चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन, मतलब कि चलवासी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन में अंतर बताइए। इसका अंतर लिखना क्या, चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह की वह एक पद्धति में जिसमें पशुचारण अपने पालतू पशुओं के साथ ही पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके विपरीत व्यापारिक पशुपालन में अस्थायी फार्म और व्यापारिक पैमानों पर और पशुओं को पाला जाता है। जलवासी पशुचारण अन्य, ठीक है, अनपजाऊ क्षेत्र घूमकर जातियों तथा खेप
और खिरगी क्या बोला जाए खिरगिक गुज्जर इत्यादि द्वारा किया जाता है। जबकि व्यापारिक पशुपालन एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान क्रियाकलाप है जो विकसित देशों की न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में अधिक प्रचलित है। चलिए 33 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सामूहिक कृषि का वर्णन करें। सामूहिक कृषि का वर्णन कैसे करना है। सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सभी कृषि अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। कृषि का यह प्रकार पूर्ण सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां इसको कोलखोज का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए 34 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 34 में बोला जा रहा है क्या, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में क्या बोलते हैं समीप ही क्यों जाती है। तो इसका आंसर लेना क्या है, बाजारी सब्जी कृषि में आधारित मुद्रा मिलने वाले सब्जियों से अतिरिक्त फल और फूल की खेती होती है। इसमें गहन श्रम और एवं अधिक पूंजी लगती है तथा इन्हें खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बाजार पहुंचाया जाता है। इनकी मांग नगरीय केंद्रों में अधिक है, जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, यानी कि पैसे वाले रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। नगरों में इन्हें शीघ्र पहुंचाने के लिए उनकी खेती नगरीय क्षेत्रों में समीप की जाती है। चलिए 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर रहना क्या, बरानी या वर्षा आधारित कृषि से उस कृषि को कहते हैं जिसमें सिंचाई का सहारा नहीं लिया जाता है। यानी नाम से पता चलना वर्षा आधारित कृषि, वर्षा सिंचाई नहीं लिया जाता है और केवल वर्षा के सहारे खेती की जाती है। इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। भारत में 75 सेमी से कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि शुष्कता को सहने में सक्षम फसलों उगाई जाती है। इस क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विविधाओं अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि के अंतर्गत वर्षा और ऋतु एवं चावल, जूट, गन्ना इत्यादि खेती वर्षा पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब गन्ना, जूट खेती वर्षा पर आधारित होता है। चलिए 36 नंबर में बोला जा रहा है कि कोको के बारे में आप क्या समझते हैं। कोको एक कृषि उत्पादक है जिससे चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादक पश्चिमी अफ्रीका विशेषकर घना में होता है। ठीक है, विशेषकर घना में होता है। फ्रांसीसी वासियों ने इसकी पौधा लगाई थी। इसकी खेती रोपण कृषि है, अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चलिए 37 नंबर में बोल रहा है कि कृषि ऋण प्रदान करने वाला संस्थाओं के नाम बताइए।
एक होता है कि उत्तर में लेना क्या है, कृषि ऋण प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थाएं हैं। एक नंबर में लेना क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और क्या सरकारी समितियों। 3 नंबर में लिखना क्या, सरकारी भूमि विकास बैंक। और 4 नंबर में लिखना क्या, राष्ट्रीय बैंक। बस हो जाएगा इसका आंसर। और थोड़ा सा नीचे में लिख देना, इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह और पैक्सों का गठन किसान क्रेडिट कार्ड एवं सुविधाओं के किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। चलिए 38 में क्या बोला जा रहा है, झूम मिल्पा को लदांग क्या है। झूम मिल्पा और लदांग क्या है, तो इसका आंसर है ये तीनों स्थानांतरित कृषि है। कृषि का नाम है। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम, मध्य अमेरिका एवं और क्या बोला जा रहा है, मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है, मिल्पा तथा और मलेशिया एवं इंडोनेशिया में क्या बोला जा रहा है, लदान कहा जाता है। बस ये है। 39 में लिख देना क्या, मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 निम्नलिखित में से उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया गया था। उन्होंने यह तर्क किया था कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इसके प्रत्येक श्रम में लगे व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों का विशेषताओं का प्राप्त हो सकती है, जिसमें सभी को अधिक लाभ होता है और ऐसा किसी भी और ढंग से संभव नहीं है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिख देना क्या, ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप पर और भौतिक व सांस्कृतिक दशाएं प्रभाव डालती है। और 2 नंबर में लिख देना क्या, भौतिक कारक जैसे ऊंचाई, उपवहा तंत्र और क्या बोला जा रहा है, भौम जल तथा जलवायु बस्तियों के प्रारूप का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। और क्या बोला, मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि होने के कारण सघन बस्तियों के स्थापित हो जाती है। ठीक है, चलिए 2 नंबर में लिख देना क्या, सांस्कृतिक कारक एवं एक बस्ती के अभिन्यास के निर्धारक सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातियां एवं क्या बोले नृजातीय आदि का प्रभाव होता है। भारत के गांवों में भू स्वामित्व वाले जातियों के मकान के चारों ओर गांव के समुदाय की सेवा करने वाले जातियों के मकान होते हैं। हरिजनों के मकान सामान्यतः गांव की सीमा के पास मुख्य बस्ती से दूर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य दूर पाए जाते हैं। बस तो हम लोग का कितना